आप सबको हमारा नमस्कार। और एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर, जो मुद्दा हर टीवी डिबेट से चीख चीख कर बोला जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए और जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं संस्था पर और जेल भेजने का काम करें सीएजी के इन लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है। अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है एक नहीं, दो नहीं, सात घोटालों का पर्दाफाश करने की। और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन मोदी जी कहां कुछ गलत करते हैं। मोदी जी ने बड़ा पैसा खर्च करके खूब सारे मीडिया प्रचार प्रसार से अपनी एक छवि बनाई थी। दिन भर ईमानदारी 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 की उस छवि का दंभ भरते हैं। अब ये सीएजी रिपोर्टें जो हैं, एक नहीं, दो नहीं, सात, वो उस छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन इस देश विरोधी संस्था को तो बंद होना चाहिए भाई। बहुत गलत बात है, मोदी जी के साथ बड़ी बेइंसाफी है। उनकी नाक के नीचे जो घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं। भला बताइए, ये काम है संस्थाओं का? कैसे ये काम कर रहे हैं? पक्का किसी इंटरनेशनल साजिश का साथ देते हैं ये। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से। करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। और फंड ही नहीं दिया था, वो इसमें पैसा खर्चा कैसे होता है उसकी निगरानी भी करते हैं। इसमें जो भी टोटल, और इसके हम आपको प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं, इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। और ये पीएम की निगरानी में सीसीए की नाक के नीचे भारत सरकार के आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगुना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांधलियां सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया। बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ। एस्क्रो अकाउंट से करीब 3,500 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पे चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारतमाला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफ्टी कंसल्टेंट नहीं है। तो अगर आप भारतमाला की किसी सड़क पर चल रहे हैं करीब 70,000 किलोमीटर की, तो अपनी जान की, अपने माल के, अपने खुद के रखवाले आप हैं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी कंसल्टेंट रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए, जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे। एस्क्रो अकाउंट से हेराफेरी हुई। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़
प्रति किलोमीटर थी। सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, अच्छी बात है, बनना अच्छा भी चाहिए। उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। यह सरकार की असलियत है। मंत्रालय ने एक एक्सप्लेनेशन इशू किया, वो सवाल और उजागर करता है। क्या बन गया भाई ऐसा? कौन सा ऐसा विश्व का 8वां नवा अजूबा बना जिसकी कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई? अब ऐसा हाईवे बना होगा जिसमें आप चेहरा देख सकते होंगे, अन्यथा तो इतना कीमत बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। महंगाई की वजह से इतनी कीमत बढ़ नहीं सकती है क्योंकि एस्केलेशन कॉस्ट उसमें होती है। तो ये कमीशन खोरी है, किसने पैसा खाया इसमें? तीसरी, टोल में लूट। आप सब लोग तो खूब टोल देते होंगे आते जाते वक्त। अगर दिल्ली से मुंबई आज जाना हो तो 6,000 रुपए का तो आप टोल ही दे दीजिएगा सड़कों पर। और मजाक नहीं कर रही हूं, जाकर देखिएगा 6,000 रुपए का टोल दिल्ली से मुंबई अगर आपको दूरी नापनी है सड़क से। एनएचएआई का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? सड़क पे धन्ना सेठ चल रहे हैं या आप जैसे और हमारे जैसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब लोग चल रहे हैं बसों से, गाड़ियों से, और वो सारा कॉस्ट निकालता है। तो 132 करोड़ तो टोल में लूटे। और एक और ऑडिट में पता चला है कि करीब 135 करोड़ एनएचएआई ने राजस्व का नुकसान किया। एक कंसेशन अग्रीमेंट होता है वो कर करके। आयुष्मान भारत, पूरे वक्त लोकसभा में यही सुनाई दे रहा था, हर जगह प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं। ये तो घोटालों का योजना निकली। आयुष्मान भारत में 7.5 करोड़ लोगों का, 7.5 लाख लोगों का, सॉरी, एक नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, वो सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम क्या भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया है। 88,000 मृत लोगों के फ्रेश इलाज का क्लेम दिखाकर उस पर धांधली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 7.5 लाख लाभार्थी एक नंबर से जुड़े हैं। इनफैक्ट अगर आगे डेटा देखिए तो करीब करीब 1 करोड़ 24 लाख जो हैं वो मात्र कुछ फोन नंबर से जुड़े हुए हैं। भगवान की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? और वो राम जो सबके आराध्य है। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। जमीन में जितनी दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेता, एसडीएम, कानूनगो सब मिलकर कर सकते थे, बड़े बड़े नेता, ट्रस्ट के लोग, वो तो खूब हुई, वो आप लोगों ने देखा। और सरकार की बेशर्मी कह लीजिए या थेथराई कह लीजिए, एक शब्द उस पर बोला नहीं गया। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। और धांधली ऐसी वैसी नहीं हो रही है। पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में, अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। जो कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम,
उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है, वो तक जमा नहीं कराया। तो ये तो भगवान के नाम पर लूट मची हुई। पहले जमीन की धांधली में सस्ते में जमीन लेकर महंगे महंगे दामों में ट्रस्ट को बेचकर खूब पैसा कमाया इन तथाकथित राम भक्तों ने। हमारे आराध्य को, हमारे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। और अब उसी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि करीब करीब 20 करोड़ रुपए तो ऐसे ठेकेदारों के गल्ले में गए जो अयोग्य थे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जीएसटी का भुगतान आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये छठा घोटाला सामने आया है। क्या कहता है ये घोटाला? इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वो पेंशन जाती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। हर गांव में अगर आप आज की तारीख में चले जाइए तो आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वृद्धा, विकलांग, वृद्ध मिलाकर, जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। किसी भी जगह चले जाइए, वो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। फिर हम उनको दिलासा देते हैं कि हम कुछ करते हैं, फिर हम डीएम को चिट्ठी लिखते हैं, फिर डीएम कहता है कि नहीं ऐसा आवंटित फंड कम हो गया है, क्या किया जाए। ऐसा तमाम जगह होता है, एटलीस्ट जहां जहां मैं जाती हूं वहां जरूर होता है। अब पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा है वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। जो पैसा एक विधवा के खाते में जाना चाहिए था, जो एक विकलांग के खाते में जाना चाहिए था, जो एक वृद्ध के खाते में जाना चाहिए था, उससे 19 राज्यों के हर जिले में होर्डिंग लगाए गए स्वच्छ भारत पखवाड़ा के। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है सीएजी ने। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगा है, जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमारे कुछ सवाल हैं प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो यह है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं तथाकथित, आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला घोटाले, जिसके सीसीए के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक एनएचएआई का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्ध का, विधवा का, विकलांग का ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा दूसरी योजनाओं पर खर्च क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये जानने का जरा सा भी प्रयास करेंगे कि अयोध्या में जमीन की धांधली के बाद जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं और अनुचित लाभ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि किसी जमाने में सीएजी का नाम सुनकर अधिकांश मीडिया को करंट लग जाता था। यह अलग बात है कि जो तथाकथित रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हुई, और मारे पेपर दिखा दिखा कर सुबह शाम दिन रात प्राइम टाइम चिल्ला चिल्ला के शो होते थे। उस मीडिया ने चुप्पी धारण कर ली है, प्रधानमंत्री भी मौन है। लेकिन मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है, उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है, खुद इस देश का चीफ ऑडिटर उठा रहा है। और हमें पता है कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस व्यक्ति ने पर्दाफाश किया उसको बर्खास्त करेंगे, रेड कराएंगे और ऐसी संस्था को जेल भेजने का काम करेंगे। I will very briefly sum it up in English. In the last few days, what one has seen are not one, not two, not three, but 7 such cases that the CAG has brought to light, India's chief auditor has brought to light, which smacks of rampant corruption in this government, which scam after scam is being unearthed right under Mr. Modi's nose, but Mr. Modi chooses to keep quiet.
He may call them anti-national, he may jail them, he may even raid them. But the reality is that it starts from the Bharatmala project, where the cost of construction has doubled from 15.37 crore per kilometer to over 32 crore per kilometer. Not just this, the tender process was flawed. There was never a detailed project report that was submitted. Money to the tune of 3,500 crore rupees was diverted from the escrow account. And more than anything else, safety consultants were not appointed. So you are responsible if you are traveling on any of those roads, not the government of India. The Dwarka Expressway, and this is the second such scam that has come to light, the construction cost went up from 18 crore per kilometer to 250 crore per kilometer. To construct 2 kilometers of the Dwarka Expressway, a Mangalyaan could have gone. 500 crores is what it took. The NHAI has looted common citizens of this country to the tune of 132 crore only when 5 toll plazas were audited. Imagine if every toll plaza in this country is audited, what would the tune of this scam be? 132 crore scam across just 5 toll plazas. Because of concession agreements, there's another hit of about 135 crore to the exchequer. The Ayushman Bharat scheme that the Prime Minister keeps talking about, the fourth such scheme that we'll talk about, 7.5 lakh beneficiaries registered with one phone number. But that's not all. Over 88,000 such patients who died during the treatment. Fresh claims were issued, payments were made in their name. Who did that money go to? That's the big question. The Ayodhya Development Project. We all know what happened with land deals, how they was bought at peanuts and then sold at high prices to the trust. But we now are discovering that the Ayodhya Development Project is also riddled with scams. Money has been issued to contractors who are not even registered. There's GST payment that's coming their way. Who are these people? What are they doing? How come the bidders, the tendering process is so flawed? The Rural Development Ministry, and this is a very important point that we must point out. The Rural Development Ministry has a provision of pension, and that pension goes to the poor who come from, who are either physically disabled, or it comes from the widowed, or it goes to the old. All 3 pension schemes come under the Rural Development Ministry. Money from this was diverted to put hoardings in 19 states and every district on the Swachh Bharat fortnight that they celebrated. HAL has also been pulled up for a flawed engine design, which caused a loss of about 154 crore rupees. So we have only very limited questions for the Prime Minister. Question number 1, will you break your silence on the CAG scams that are being unearthed right under your nose? You are the chairman of the CCA, the Cabinet Committee on Economic Affairs. Are you going to open your mouth on the Bharatmala project that saw costs double? How will you act against the Road and the Surface Development Ministry? Because we have seen a huge scam in Dwarka Expressway. We've also seen the NHAI loot. Will you act against the Ayushman Bharat Ministry and Minister and ask them how was money for beneficiaries diverted and where did that money go? Will you act against the Ayodhya Development Project? Inquire finally on the dodgy land deals and also on the kind of money that was given to contractors whose registration has cancelled. And the reality, my friends, I would want to say, and I say this with a heavy heart, there was a time that the very mention of the CAG made editors, anchors, reporters jump up in the air. Maybe with glee, but they asked questions. It's another story that some of those CAG reports have come to be absolutely false and politically motivated. But the reality is that today the media is quiet. There is not 1, not 2, but 7 CAG scams that have been unearthed, and the Prime Minister stays silent. But I think this is public loot. We believe from this platform, this is looting the exchequer, this is looting the people of India, and action should be taken. But before action is taken, the Prime Minister needs to tell this country why are people being allowed to take undue benefits of schemes meant for the poor, meant for the physically challenged, meant for the
old, and also meant for the widowed. We'll take your questions on suo motu first. एक जमाना था अगर मैंने सीएजी पर सवाल पूछा होता तो इतने हाथ उठ जाते कि मैं चूज नहीं कर पाती, और आज सीएजी पर इस पूरे कमरे में किसी के पास एक सवाल नहीं है। बहुत बदल गया मेरा देश। फिर से पूछ लीजिए। दिया है जिसमें कहा है कि अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर ले तो जो 14 गुना लागत बढ़ी है, तो वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, आधुनिक तकनीकों से लेस है और दिल्ली को जो है प्रदूषण से मुक्त कर रहा है, दिल्ली को गुड़गांव से अलग रास्ते से जोड़ रहा है, इसलिए एक्सप्लेनर दिया है पूरा मिनिस्ट्री ने। तो ये सड़क मंगलयान से ज्यादा बजट पर बनेगी, ये एक्सप्लेनर है इस मंत्रालय का। मैं तो जानना चाहती हूं कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, जहां पर 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था और वो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे चला गया, कोई एक ऐसा विशेषज्ञ पूरे दुनिया में इस धरती से ले आइए जो कह दे कि प्रोजेक्ट ऐसे एस्केलेट हो सकती है कॉस्ट। एक ले आइए। जितने पैसे में, जितना 2 किलोमीटर बना उतने में मंगलयान पहुंच गया वहां, और हम कह रहे हैं कि ऐसा हमने रोड बना दिया। फिर तो भाई उस पर टिकट लगना चाहिए, लोगों को उस रोड पर चलना नहीं चाहिए, उस रोड को जाकर देखना चाहिए, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर देना चाहिए, उस पर टिकट लगा देना चाहिए, उसको विश्व का 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का रोड 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बन रहा है। 1400%, 14 गुना बढ़ गई कॉस्ट। ये किस हिसाब से हो सकता है? वो एक्सप्लेनेशन जो आया वो और भी हास्यास्पद था। मैम, all 7 reports are misleading. All 7 CAG reports are misleading. Is that what you are saying? The Comptroller and Auditor General audits the government's expenditure. They have come across, they have put forward 7 reports. And those reports have not come to us or have not come to you. They have been tabled in Parliament. So either they are in breach of Parliament, or whoever you name, the fake news peddler, is lying. Every report that questions this government, every report that raises questions on their credibility, every report that exposes the corruption, rampant corruption in this government is wrong. That's very convenient, I would say. सुप्रिया जी, जो सीएजी रिपोर्ट के हवाले से जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं, क्या इसको लेकर आप लोग सीवीसी या सीबीआई में शिकायत देंगे इसकी प्रॉपर जांच के लिए, ताकि अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है जैसा सीएजी रिपोर्ट इंगित करती है तो कार्रवाई हो सके? मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो करना होगा, पहले तो आपके सम्मुख आए हैं, जनता को पता चलना चाहिए, और इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे हम वो जरूर लेंगे। लेकिन ये देश कुछ संस्थाओं से चलता है, वो संस्थाएं लोकतंत्र को चलाती हैं, और उनमें से एक संस्था सीएजी है जो सरकार के खर्चे का परीक्षण करती है, उसके खर्चे को ऑडिट करती है। और अगर सीएजी का कहना है कि 7 जगह घोटाला हुआ है, तो विपक्षी सीवीसी चला जाए, विपक्षी सीबीआई चला जाए, विपक्षी कोर्ट चला जाए, तो चुनी हुई सरकार झुंझुना बजाएगी। 9.5 साल से जो हम सुन रहे हैं, जो दंभ भरा जाता है ईमानदारी का, जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी, वो धुल गई है, ध्वस्त हो गई है, चौपट हो गई है, वो सबको पता है। लेकिन इस संस्था ने कुछ कहा है, इस संस्था ने ये कहा है कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है, इसमें प्रोविजंस होते हैं, सरकार ले इस प्रोविजन को, करे इस पर काम, हमें जो करना होगा वो हम जरूर करेंगे। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई है। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनावी साल है, इसमें आपके पास इतना बड़ा मुद्दा 7 सीएजी रिपोर्ट हैं जो आप कह रहे हैं सीधे तौर पे भ्रष्टाचार को इंगित करती हैं। एक मंत्रालय की सफाई आ गई, क्या आप बाकी मंत्रालयों की सफाई या प्रधानमंत्री की सफाई का इंतजार करेंगे, या आप लोग खुद, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, एक अपोजिशन की पार्टी, और अब तो आप लोगों का अलायंस भी है, आप लोग जनता के बीच में जाएं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए भी है सरकार के खिलाफ में, और चुनावी साल है ये। आपके सम्मुख आने का एक जरिया होता है जनता तक जाने का। इसकी पोल इस देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी, इसकी पोल समूचा विपक्ष खोलेगा, इसकी पोल इंडिया तक पहुंचाने का काम भी इंडिया ही करेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, और मैं थोड़ी सी धृष्टता कर सकती हूं आप लोगों से, तो यह जरूर कहूंगी कि फाइनली 5 सवाल इससे आए। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब ऑफिस से फोन आए और कहा जाए कि आज आपको फला चैनल पर जाना है,
सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा है, क्योंकि बड़ी चर्चाएं हमने 2014 से पहले देखी हैं। आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ सीएजी नजर आता था टीवी चैनलों पर, और जब वो रिपोर्ट ध्वस्त हुई, जब वो रिपोर्ट झूठी साबित हुई, जब न्यायालय में वो खड़ी नहीं हो पाई रिपोर्ट, तब मुझे कोई डिस्कशन नहीं नजर आया। आज मुझे कोई डिस्कशन क्यों नहीं नजर आता है? सीएजी किस पैसे की ऑडिट करता है? ये पैसा जो है ये सरकार का खर्चा है। सरकार का खर्चा कहां से आता है? ये हमारा और आपका पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये ऋणदाताओं का पैसा है, ये करदाताओं का पैसा है। और हर व्यक्ति इस देश में टैक्स देता है, जीएसटी के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। 50% सबसे निचली आबादी 64% जीएसटी दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर थोड़ा सा जागो मीडिया जागो भी होना चाहिए, जरूरी है वो होना। 9 साल से सीएजी भी चुप था, 9 साल से मीडिया भी चुप था। हवा का रुख बदल रहा है दोस्तों, आप भी उस हवा के रुख को पहचानिए। जी सुप्रिया जी, अभी आप कह रही थी जो 2014 से पहले का जिक्र कर रही थी, उस समय में सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे ही एक एस्टिमेटेड लॉस का बहुत जिक्र होता था कि इतने 1,84,000 करोड़ का नुकसान हो गया देश के एक्सचेकर का। आज जब आप 7 ऐसे स्कैम की बात कर रही हैं, तो कोई अंदाजा है आपको कि देश को कितने एक्सचेकर का नुकसान हुआ, कितना बड़ा ये स्कैम है? क्योंकि 2014 से पहले तो अक्सर इसी बात का जिक्र होता था, जैसे सीएजी ने बोल दिया तो गॉस्पेल ट्रुथ है, और उसी को मान के आप लोगों को हराया गया चुनाव में। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी सीएजी की कुछ और रिपोर्टें आनी बाकी हैं। जब वो रिपोर्टें आ जाएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट के पटल पर ये हुई हैं, हम आपको एक फिगर ऑफ लॉस जरूर दे देंगे। लेकिन मैंने जिन योजनाओं का यहां पर जिक्र किया है वो प्रॉफिट लॉस से ऊपर योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत, ये योजना ऐसी है जिसमें लोगों को लाभ मिलना चाहिए हेल्थ कार्ड का, जिसमें लोगों को अस्पताल में फ्री सेवा मिलनी चाहिए, वहां पर धांधली हो रही है। मतलब सीधे लोगों की जेब पर डाका। विधवा और विकलांग की पेंशन, इस पर धांधली कर रहे हैं लोग। एनएचआई के टोल वाली धांधली, सड़कों पर धांधली, ये वो धांधली है जो डायरेक्टली लोगों को प्रभावित करती है। हम आपको एक बड़ा एस्टिमेटेड फिगर जरूर देंगे, क्योंकि एक कैलकुलेशन चल रहा है, बट क्योंकि कुछ रिपोर्टें आनी बाकी है, थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए। सुप्रिया जी, सवाल मेरा ये है कि चूंकि यूपीए के वक्त जो घोटाले हुए थे उसमें सीधा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक इस चीज़ों की आंच पहुंचती थी। इस पूरे मामले में क्या आप प्रधानमंत्री की भूमिका को संदेहास्पद मानती हैं? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का इसमें मामला है, भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला है, और जाहिर तौर पर ये स्पष्ट है कि इस सरकार में बिना प्रधानमंत्री की इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिलता। तो उनकी भूमिका को लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? उनको क्लीन चिट दे रही है या उनको इन घोटालों में, कथित घोटालों में हिस्सेदार मान रही है? मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा था कि प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी सीसीए की नाक के नीचे ये घोटाले हुए हैं। और एक बात सब जानते हैं, चाहे वो सड़क का उद्घाटन हो, चाहे वो शौचालय का उद्घाटन हो, चाहे वो एक कमरे के अस्पताल का उद्घाटन हो, चाहे वो रेल यात्रा का उद्घाटन हो, वो प्रधानमंत्री करते हैं। इस सरकार में प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो मैं कोई शब्दों का चयन बड़ी ही जिम्मेदारी से करती हूं। इन घोटालों के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, और उन्हीं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। I'll come to that. I'll finish Suomoto first. सुप्रिया जी, कांग्रेस भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने जो है सीएजी की जो रिपोर्ट आई है भारतमाला प्रोजेक्ट या द्वारिका पे, उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भ्रामक और गलत है। इसका आंसर मैंने अंग्रेजी में दिया था, हिंदी में भी दे देती हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है सीएजी की, और एक नहीं 7 रिपोर्ट आई है, उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए। अभी 6 और ट्वीट और करेंगे, सारी रिपोर्टों को भ्रामक बताएं। ये रिपोर्ट हमें नहीं मिली है या आपके माध्यम से नहीं आई है, ये रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई है। तो क्या सीएजी इन ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट है? सीएजी की जवाबदेही है, सीएजी ने अपना काम किया है 9 साल बाद, इस पर सरकार कार्रवाई करे, पता करे कैसे ये फिगर्स आ रहे हैं। एक फेक न्यूज पेडलर, एक सबसे बड़ा झूठा पार्टी के सबसे बड़े झूठा व्यक्ति जो सिर्फ फेक न्यूज चलाते हैं, उनकी बात पर मैं जवाब दूंगी इस बात का। सीएजी की बात पे भरोसा करूंगी या एक फेक न्यूज पेडलर की बात पे भरोसा करूंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट के पटल पे रखी गई रिपोर्टें हैं और सरकार पर की इसकी जवाबदेही तय होती है, मोदी जी की जवाबदेही तय होती है। मैम,
इस सरकार की नाक के नीचे, एक मिनट, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। इस सरकार की नाक के नीचे जो बड़े घोटालेबाज थे वो वॉशिंग मशीन से नहाकर उनके साथ आ गए। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो शारदा घोटाला हो, चाहे वो टी शर्ट घोटाला हो, चाहे वो सिंचाई घोटाला हो, ऐसे तमाम घोटालेबाज हैं। चाहे वो, मैं शुरू कर सकती हूं अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, तमाम लोगों के नाम, लेकिन ये छुपने वाली बात नहीं है। 2014 से पहले ये सीएजी का एक रिपोर्ट आया था जिसके चीफ थे विनोद राय जी, वो आपके सरकार के खिलाफ था। 2014 में आपने देखा क्या रिजल्ट हुआ, तो क्या 2024 में रिजल्ट उल्टा हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि जनता की आंखें वैसे ही खुल रही हैं। मुझे लगता है कि अगर जनता से परेशान ना होते, अगर जनता के मुद्दे प्रधानमंत्री को हॉन्ट ना कर रहे होते, तो जो कल उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, जो कि राष्ट्र के नाम संबोधन होना चाहिए था, वो मुझे किसी नुक्कड़ सभा का चुनावी रैली का भाषण लग रहा था। आपको नहीं लगता हवा बदल रही है? आपको नहीं लगता कि जनता जो है वो त्रस्त है महंगाई से? 35% महंगाई बढ़ी है सब्जियों में, 13% अनाज में, 11% फूड कमोडिटीज में, और ओवरऑल जो रिटेल महंगाई है वो 7.5% के पास पहुंच गई है, उस देश में जहां पर बेरोजगारी की दर 8.5% के आसपास है। आपको नहीं लगता लोग परेशान हैं? लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान, और लोगों की आंखें खुल रही हैं। पैसा कहां जा रहा है? क्यों एक वर्ग अमीर होता जा रहा है और क्यों आपके हाथ में पैसा कम होता जा रहा है? यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। 2024 का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 2024 का चुनाव मोदी जी के अहंकार का चुनाव है। और एक बात आपको और बता दूं बड़े पते की, ये जो मोदी जी हर जगह, चाहे लोकसभा हो, और कल वहां पर जब चुनावी नुक्कड़ सभा संबोधित कर रहे थे राष्ट्र किले की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से, और उन्होंने कहा तीसरे टर्म, ये पता है आपको बार बार क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ इनका अहंकार नहीं है, ये इनकी असुरक्षा है, ये इनसिक्योरिटी है। वो पिक्चर याद है ना आप लोग को, 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे ये देश है, ये लोकतंत्र है, ऑल इज वेल कहने से ऑल इज वेल हो नहीं जाएगा। झोला उठाने का वक्त आ गया, इसीलिए मोदी जी की असुरक्षा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं मैं आने वाला हूं। वो आने वाले नहीं है, देश ने मन बना लिया है, और ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। You've asked a question, let me just go to someone else, I'll come back to you. हाँ, सुप्रिया जी, 2G के मामले में जो लॉस थ्योरी दी गई थी सीएजी द्वारा, वो कोर्ट में जाके टिकी नहीं। ऐसे में ये जो आप घोटाले कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए कि आगे जाकर के कुछ ऐसा हश्र तो नहीं होगा अगर कोर्ट की ये जाएंगे वहाँ पर? और दूसरा सवाल, 2014 में विपक्ष ने एक बड़ा मसला बनाया था 2G पर, जो सीएजी की रिपोर्ट थी, और यूपीए जो समय की सरकार थी उसको भ्रष्ट साबित कर दिया था। 24 के चुनाव में क्या आप भी उसी तर्ज पर अपनी कैंपेनिंग करेंगे इस सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए? मुझे लगता है हमें भ्रष्ट साबित करने की जरूरत नहीं है। ये सारा देश जानता है कि कितनी भ्रष्ट सरकार है। ये सारा देश जानता है कि कैसे अडानी महाघोटाले का संरक्षण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सारे सांसद, उनके सारे मंत्रियों ने किया। आप कभी कभी आंख बंद करिए तो आपको समझ में नहीं आता कि भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है या अडानी का प्रवक्ता बोल रहा है। तो उनकी नाक के नीचे जो ये घोटाले हुए, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देश जान रहा है कि कौन भ्रष्टाचार है, देश जान रहा है किसने घोटाले किए हैं। आपका ये जो सवाल था, ये अच्छा सवाल है कि ये कोर्ट में नहीं टिके थे, तो जिसने तब तांडव रचा था वो हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे लोग। कुछ आपके साथी भी होंगे, कुछ आज सत्ता पक्ष के भी लोग होंगे, आज आए मैदान में माफी मांगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे घोटाले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि लाभार्थियों की जगह किसको मिल रहा है, क्योंकि ये नोशनल घोटाले नहीं है। ये लाभार्थियों को मिलने वाला पैसा कहीं और जा रहा है, ये पेंशनदारों का पैसा कहीं और जा रहा है, ये नोशनल लॉसेस नहीं है। On Indian Railways, I have a very strong view. I have a strong view because Indian Railways is a means to keep this country connected and to keep this country united. And which is how it was built, which is how it has survived. The reality is that for this government, for the Narendra Modi government, Indian Railways is no longer the means of
traveling or transport for the poor or the middle class. The reality is that passenger safety is the last thing that matters to this government. The reality is that trains are running late. The reality is platform tickets have been escalated. The reality is that this dynamic pricing that they have introduced along some very important routes which come through UP, Bihar and other places, those are highly, highly uneconomical for most of the middle class. And so I'm not surprised when you want to put these trains, you should modernize the railways. You should definitely have the Vande Bharats. But when you ignore the very basis of why the Indian Railway exists, which is to give the cheapest mode of travel and transport to average Indians, you defy the very purpose of railway. So I'm not very surprised that operating ratio has gone up. It's an inefficient, incompetent, and may I also say a very corrupt government. जी सुप्रिया जी, दो सवाल हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार अगर बनती है हमारी तो हम बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं। और ये थोड़ा सा अलग है विचार आपका, आपकी पार्टी का जो स्टांस कर्नाटक में रहा। दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच जो स्नेह मिलन हो रहा है और कैबिनेट मिनिस्टर पद का ऑफर तथाकथित रूप से दिया जा रहा है, उस खबरों से क्या कांग्रेस पार्टी चिंतित है? और क्या, जैसा कि नाना पटोले ने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि वो राहुल गांधी इस मामले को उठाएंगे शरद पवार के सामने, इस पर बातचीत आप लोग करेंगे आने वाले दिनों में? आपने एक शब्द का प्रयोग किया अपने सवाल में, तथाकथित। तो मैं तथाकथित खबरों पर क्यों अपनी टिप्पणी दूं? मुझे लगता है कुछ चीजें लीडरशिप पर छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक अलायंस है, उस अलायंस में हर वक्त छीटाकशी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा मध्य प्रदेश से संबंधित, वहां की लीडरशिप को क्या लगता है वहां के बारे में, ये वो डिसाइड करेंगे। लेकिन किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की ना इजाजत होनी चाहिए, ना परमिशन होनी चाहिए। मैम हेलो और सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं, तो वैसी स्थिति में आपके सीक्रेट मीटिंग्स जिसके बारे में आपको पता है? हम बिल्कुल, हमें पता है, आप भी पत्रकार रही हैं, आपको पता रहता था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होगा उसका। अब सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ? वो टिप्पणी आप कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने जैसा कि कहा, कुछ चीजें लीडरशिप पे छोड़ देनी चाहिए। मैम, सीएजी रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी भी लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। आज ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाके, लेकिन ऐसे में क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर उतरकर जनता तक सीधे तौर पर ये बात पहुंचाएगी इस भ्रष्टाचार? हम हर वो काम करेंगे जिससे ये सरकार बेनकाब हो, जिससे जनता तक ये मुद्दा पहुंचे। वो सड़कों पर उतरना होगा, वो और कोई रास्ता इख्तियार करना होगा, हम सब चीजें करेंगे। जी, नेहरू मेमोरियल से, और लगातार इसको लेके आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, जबकि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अंदर आके कांग्रेस पार्टी देख ले, अलग से पूरा विभाग है नेहरू जी को जो डेडिकेटेड है, और यहाँ तक कि चाइना वॉर और पार्टीशन का एक एडिशनल विभाग ऐड किया गया नेहरू के पूरे डिपार्टमेंट। पहले मैं इसका हिंदी में जवाब दूंगी, फिर अंग्रेजी में दूंगी। यह सरकार मानसिक और सैद्धांतिक विरोधाभासों से भरी हुई सरकार है। मैं इस पर जवाब दूंगी, उससे पहले मैं गांधी की बात करती हूं। कल प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद वो राजघाट गए, और जब जब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक होते हैं और शीश झुकाते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी मिलती है और यह देश प्रफुल्लित होता है। इसलिए होता है क्योंकि जिस गांधी के आगे आप शीश झुकाते हैं, यह उसका सच, उसका शाश्वत सत्य है जिसके आगे आप नतमस्तक होते हैं, अनमने मन से ही सही, क्योंकि आप तो गोडसे के उपासकों के साथ खड़े हैं। आप महात्मा गांधी के सेवा संघ पर काशी में नफरत से और सत्ता के मद में चूर अपना बुलडोजर चलवा रहे थे, और उसके बाद भी आपको गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। यह गांधी की ताकत है। आपने नेहरू मेमोरियल की बात करी, लाइब्रेरी की बात करी। इतिहास ना रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है, इतिहास बदला नहीं जाता है। और इमारतें बना देने से, किसी जगह का नाम बदल देने से आपकी संकीर्ण, क्षुद्र, छोटी सोच दिखाई देती है। जिनके अंदर जज्बा होता है ना, वो इतिहास बना देते हैं।
जिनके अंदर जज्बा होता है वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलते हैं। जिनके अंदर जज्बा होता है 200 साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है और एक सुई नहीं बनती है, वो इस देश में आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि एक जगह का नाम बदलकर आप उनकी विरासत को धूमिल कर दीजिएगा, तो ये सूरज को दिया आप जला दिखाते रहिए। असलियत यह है कि मोदी जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में एक, और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, एक ऐसा काम नहीं किया है जिससे इतिहास में उनका नाम अंकित होगा। सीमेंट और इसकी बालू की इमारतें तो बहुत लोगों ने बनवाई, एक काम ऐसा नहीं किया जिससे देश उनको याद करेगा। तो नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ करना, उनका नाम हटाकर किसी और का नाम रख देना, यह आपकी ओछी छोटी राजनीति का परिचायक है। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? जी, I think as far as this government is concerned, it is full of contradictions, both political and ideological. The reality is that each time Mr. Modi goes to Mahatma Gandhi and bows before him, it proves the point that Gandhi is our biggest identity. And all those people who defame the Mahatma, all those people who eulogize Godse, and you stand with them, Mr. Modi, it defies the very purpose of why you are there. Your bulldozer in Kashi, in Banaras, raises decade-old Mahatma Gandhi buildings, JP's buildings, and you want to bow before the Mahatma. As far as Nehru ji is concerned, he was independent India's first prime minister, and unlike Prime Minister Modi, he did not cry foul. The country was coming out of 200 years of British colonial rule. He got down straight away to building India, and he laid the foundation for IIT, AIMS, IIMs, ISRO, BARC, institutions like that have held us in good stead. So when you think you can undermine or defile Pandit Nehru by changing a memorial or a library that had his name, it shows nothing but your own insecurities. You are a man who's full of insecurities because you know jolly well that you've done nothing in the last 9.5 years by which history will remember you. History is scripted. History is created. History is never changed, never converted. History was created by Indira ji when she ensured that Pakistan was divided into two, and she ensured that Bangladesh was born. You can keep saying what you want, but the reality is you've not done zilch to create history. I will have to end it. मैम, मुझे नहीं लगता मैं इस पर टिप्पणी करूंगी। मुझे लगता है बैठक चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की आवाज बुलंद होनी चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस की 15 साल की शीला जी की सरकार ने दिल्ली को अभूतपूर्व उन्नति प्रगति के पथ पर लगाया था, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे राज्यों से अपने मिल रहे हैं। खरगे जी हमारे अध्यक्ष और राहुल जी हमारे नेता, उन सबसे लगातार मिल रहे हैं। Ma'am, last question, ma'am. Once Mr. Gandhi asked BJP and RSS people that why don't they chant Jai Siya Ram instead of Jai Shri Ram. Yesterday, British Hindu PM Rishi Sunak went to one of the Ram Katha. He chanted Jai Siya Ram instead of Jai Shri Ram. To which there had been multiple questions which have been. How do you see British PM saying Jai Siya Ram instead of Jai Shri Ram? Why should I have a view on who's chanting Jai Siya Ram? Because I have a view, as a practicing Hindu and an Indian, I have a view that Lord Ram is best known as Siya Ram. That's how I heard him while I was growing up. So you can have an angry slogan around him, but the reality is that Lord Ram is the epitome of virtues, and he's always known with the name of Sita. So I don't think I want to answer particularly what the Prime Minister is saying. मैम, एक सवाल ले लीजिए। अटल जी की आज पुण्यतिथि है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके गठबंधन में शामिल हैं, वो अटल जी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि उनका मन फिर से बदल रहा है क्या यू टर्न लेने के लिए। मुझे लगता है कि इस मंच से मेरे नेता ने अटल जी का उल्लेख किया था जब उन्होंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी।
मुझे लगता है कि हम क्योंकि दो डिफरेंट पार्टीज में हैं तो हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं। आज के दिन अटल जी को जब श्रद्धांजलि का शीश प्रधानमंत्री ने झुकाया होगा तो मैं उम्मीद करती हूं कि 3 महीने से ऊपर जलते हुए मणिपुर पर राजधर्म के वो शब्द उनके कान में फिर गूंजे होंगे। धन्यवाद।